डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था कंपनीज़ का, जिसमें हमने उनके फॉर्मेशन के बेसिस पे कंपनी के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो डिस्कस किए थे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लायबिलिटी के बेसिस पे कि पर्टिकुलर जो मेंबर्स हैं उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं, उसके आधार पर, उस लायबिलिटी के टाइप के आधार पर हम आज कंपनीज़ का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स देयर आर 3 kinds of companies. First is companies limited by shares. Second, companies limited by guarantee, which is further classified into 2 categories, with share capital and without share capital. And third is companies with unlimited liability. अब विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। पहली, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स के जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके ऊपर क्या लायबिलिटी रहती है कि वे लोग जो नॉमिनल अमाउंट है शेयर का, उसका जो अनपेड हिस्सा है, उस अनपेड हिस्से तक ही लायबल रहते हैं। इसको आप कुछ इस तरह से समझिए कि 10 रुपये का एक शेयर है, जिसमें से 7 रुपये वो लोग कंपनी को दे चुके हैं। तो इस केस में वो जो शेयर होल्डर्स हैं वो अगले 3 रुपये तक लायबल हैं कंपनी के लिए। तो इस केस में क्या होता है कि जो लायबिलिटी का जो क्वांटम है, जो मैग्नीट्यूड है लायबिलिटी का, वो फिक्स होता है अनपेड अमाउंट के। 3 रुपये जो अनपेड थे, उस अमाउंट तक उनकी लायबिलिटी रहती है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। अब यहाँ पे जो शब्द आ रहा है गारंटी, उसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो शब्द है गारंटी, वो किस चीज़ के लिए हमने काम में लिया है। गारंटी शब्द हमने काम में लिया है पेमेंट ऑफ डेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी के लिए, पेमेंट ऑफ कॉस्ट, चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी जब वाइंड अप होगी तब उसमें आने वाली लागत और जो चार्जेस हैं और जो खर्चे होंगे उसके लिए वो लोग लायबल होंगे, और जो एडजस्टमेंट होंगे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनके बीच के, उसके लिए वो लायबल होंगे। तो इसमें जो मेंबर्स हैं वो लिमिटेड बाय गारंटी होंगे। और गारंटी हो किस चीज़ की कि कंपनी की जो भी उधारियां हैं, जो और दूसरे दायित्व हैं, उनके लिए, लिक्विडाइजेशन में जो भी उनके खर्चे आएंगे, जो भी उनकी लागत आएगी उसके लिए, और जो एडजस्टमेंट किए जाएंगे उन तक के लिए। अब इस कैटेगरी को 2 और कैटेगरीज में बांटा गया है। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी विथ शेयर कैपिटल एंड कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। यहाँ पर ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बच्चों कि जो गारंटी का जो अमाउंट है वो रिज़र्व कैपिटल के रूप में होता है। रिज़र्व कैपिटल को नॉर्मली, जबकि कंपनी अपने डेली बिजनेस ऑपरेशंस में एंगेज है, कंपनी जब चल रही है, तब उसको हम कॉल नहीं कर सकते। लेकिन जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी को जब हमको लिक्विडाइज करना है, उस केस में हम रिज़र्व कैपिटल को कॉल कर सकते हैं। अब जो लिमिटेड बाय गारंटी है और जिसके पास शेयर कैपिटल है, उसका नेचर क्या होगा? उसका नेचर ये होगा कि जो शेयर होल्डर्स ने बाकी का जो नॉमिनल जो शेयर प्राइस था, उसका जो बाकी का हिस्सा नहीं चुकाया है, जो अभी कॉल्ड अप नहीं हुआ है, उसको देने के लिए वो लायबल हैं।
और जो खर्चे जिस टाइम पे वाइंड अप होंगे उसके लिए लायबल हैं। तो ऐसे केसेस में जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी दोहरी भूमिका हो जाती है कि उनको जो शेयर हैं उनका अनपेड अमाउंट तो देना ही है, साथ में जो उनकी एक्स्ट्रा लायबिलिटी है वो वाइंडिंग अप के चार्जेस में और जो कंपनी के बकाया हैं उनको चुकाने में काम में आएगी। अब नॉर्मली होता क्या है नॉर्मल कोर्स में कि जो कंपनी है वो लिमिटेड बाय जो गारंटी हैं उनको फॉर्म नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें क्योंकि शेयर होल्डर्स के ऊपर डबल बर्डन है, इसलिए इनको हम फॉर्म नहीं करते हैं। लेकिन ये कंपनीज़ जो होती हैं वो अस्तित्व में जैसे चैरिटेबल पर्पस के लिए आ गए हैं या फिर कुछ एकेडमिक रीज़न के लिए अस्तित्व में आती हैं, लेकिन बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स में ये कंपनीज अस्तित्व में नहीं आती हैं। और जो कंपनीज हैं वे भी जो लिमिटेड बाय गारंटी है उनको प्रेफर नहीं करती हैं। ऐसे केसेस में जो चैरिटेबल पर्पस के लिए जो कंपनीज हैं उनमें नॉर्मली जो शेयर कैपिटल का भाग होता है वो नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ कंपनीज विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो कंपनी के चालू होने से लेकर, यानी कि वो जब सब्सक्राइब करेंगे शेयर को तब से लेके वाइंड अप होने तक जो भी लायबिलिटी है, जो भी चार्जेस हैं, जो भी अनपेड अमाउंट है, उन सभी के लिए वो लायबल होते हैं। अब ऐसे केसेस में नॉर्मली देखा जाता है कि जो क्रेडिटर्स होते हैं वो जब उनको पेमेंट नहीं हो पाता है या ड्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो स्यू करते हैं, परिवाद प्रस्तुत करते हैं कंपनी के ऊपर। तो ऐसे केसेस में प्रोविज़न ये है कि जो सिंगल मेंबर्स जो होते हैं, सिंगल सब्सक्राइबर्स जो होते हैं, उनके ऊपर डायरेक्टली परिवाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसके लिए इसके जो प्रोविज़न्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही उनको परिवाद प्रस्तुत करना होता है। जो अनलिमिटेड कंपनी होती है वो विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल हो सकती है, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी को भी नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो प्रेफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट बेस जो आता है वो आता है नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से। तो नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से कंपनीज़ को 3 कैटेगरीज़ में विभाजित किया गया है। पहली कैटेगरी है प्राइवेट कंपनी, दूसरी कंपनी है पब्लिक कंपनी, और तीसरी जो कैटेगरी है वो है 1 पर्सन कंपनी। सबसे पहले हम लेते हैं प्राइवेट कंपनी। इसकी जो डेफिनेशन है, क्योंकि हम इसको सेपरेटली और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी हम प्रिलिमिनरी डेफिनेशन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। प्रिलिमिनरी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है। अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसा कि एक्ट में कहा गया है। अब इसके लिए जो प्रोविज़न है वो क्या दिए गए हैं प्राइवेट कंपनी के लिए? इट रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफ़र इट शेयर। जो शेयर हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं एक्सेप्ट OPC। और जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो हो सकते हैं 200 मेंबर्स तक। तो प्राइवेट जो कंपनी है उसमें संख्या के मेंबर्स की संख्या के आधार पर 200 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो प्राइवेट कंपनी की है वो ये है कि प्राइवेट कंपनी नॉर्मल या जनरल पब्लिक से
अपनी सिक्योरिटी को सब्सक्राइब नहीं करवा सकती है। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट प्लेसमेंट की सुविधा का प्रावधान है, उसके अनुसार ही सिक्योरिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी ना हो और जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जैसा कि दिया गया है एक्ट में उसके अनुसार हो। अब इसमें जो मेंबर्स की संख्या है वो कम से कम 7 होनी चाहिए और मैक्सिमम नंबर डिसाइडेड नहीं है। पब्लिक कंपनी अपने शेयर को सब्सक्राइब कर सकती है कोई भी जनरल पब्लिक से जो इंडियन ओरिजिन के हैं, चाहे वो फॉरेन ओरिजिन के हैं। नेक्स्ट आता है 1 पर्सन कंपनी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि 1 पर्सन कंपनी में कम से कम एक मेंबर होना ही चाहिए और इसके जो शेयर्स हैं वो दिए गए प्रावधानों के अधीन हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें ओपीसी में तो कम से कम एक मेंबर तो होता ही है इसमें और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं और इसकी जो फर्दर डिटेल्स है वो सेपरेट चैप्टर है 1 पर्सन कंपनी का, उसमें डिस्कस किया जाएगा।